ठीक है। तो हमारा जो अभी का हेडिंग जो हमको पढ़ना है दैट इज बॉन्ड पैरामीटर, हम लोग इसको नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग किस नाम से पढ़ना है हम लोग को? बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये हमारा एक बॉन्ड पैरामीटर होता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग्स में बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक टर्म्स होता है आपको बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसको एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, अगर मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बॉन्ड एंगल बेसिकली होता क्या है। मान के चलो आपके पास अगर ये कोई भी बॉन्ड है, ए बी और ए बी के बीच में ये कोई बॉन्ड है। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ये थीटा, इसी को हम लोग नाम से जानते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आपको क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं जल्दी से लिख रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव bond is called bond angle, ठीक है। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव बॉन्ड होता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? थीटा से। अब हमारा ये इसका डेफिनेशन पढ़ना हमारा मेन मोटो नहीं था। हमारा मेन मोटो है कि आखिर बॉन्ड एंगल से हम लोग क्या क्या चीज यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। मतलब बॉन्ड एंगल आपको बेसिकली किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और इससे आपको किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग को थोड़ी बहुत पढ़ने की जरूरत है। यहां तक सही है? तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करने के लिए देखो, आपको सबसे पहले बात ये बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे बनते हैं। आपको कोई भी दो या तीन मॉलिक्यूल्स दे देंगे, आपको बोलेगा कि इसको बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टर्म में आपको क्या करना है? अरेंज करना है। यही आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो अगेन आपको उसी हिसाब से अप्रोच करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर हमारे किस किस पैरामीटर्स पे हमारा ये बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स होता है जिस पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे आपका बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। तो पहले तो मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं, फिर मैं इसको एक आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा। जैसे मान के चलो आपको बोला जाए C2H2, मतलब अगर मैं इसको अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाऊं C2H2, ठीक है। अगर मैं बना दूं आपको C2H4, यानी C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यहां तक सही है। और मैं एक आपको बना दूं C2H6, तो आपको कैसा उसका स्ट्रक्चर बनेगा? C2H6 को अगर आप बनाओगे नॉर्मली तो एक ऐसे करके आपको इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत पैनिक नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन बताऊंगा वो आप ध्यान रखना। क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे ये जो इस कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, अच्छा, क्या आप बता सकते हो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये टर्म हमने सारा क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, अच्छा, आपको बोलूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आप बोलोगे सर कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बोलो सही है? अच्छा, अगर ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या बता सकते हो sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस केस में आपको बॉन्ड एंगल कितना होता है? उस केस में बॉन्ड एंगल होता है आपका 180 डिग्री। क्या बता सकते हो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उस केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है? याद है ट्रायंगल प्लेनर होता है, तो हर बॉन्ड एंगल आपको कितना होता है उस केस में? 120 डिग्री का। वहां पे हर एंगल होता है आपको 120 डिग्री का। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हर एंगल होता है आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो हर एंगल होता है आपको 109 डिग्री का। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अगर sp हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल्स का आता है उसका बॉन्ड एंगल 180 हुआ, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिए तो आप बॉन्ड एंगल का ट्रेंड भी बता सकते हो। तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका नंबर आएगा? sp2, और सबसे लास्ट में किसका आएगा? sp3। क्या ये मैं बोल सकता हूं?
बोलोगे, आप एग्री होगे कि सर हाँ ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। यहां से 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको आगे तक यूज करना है, ठीक है। 2-3 पॉइंट आपका क्या होगा मैं अभी आपको क्लियरली बता रहा हूं। जैसे एक और एग्जांपल बोला जाए ना, एक और एग्जांपल आपको बोला जाए, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन यहीं पे बोला जाए कि आपको पूछा जाए कि BeCl2 का बॉन्ड एंगल और BCl3 का बॉन्ड एंगल और BCl3 का बॉन्ड एंगल और CH4 का बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अगर BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp हाइब्रिडाइजेशन निकालने आपको आ रहा है। BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या होता है, sp2। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपको, sp3। और अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो आप इजीली बता सकते हो कि सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा होगा जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो यानी यहां पे मैं अगर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना शुरू करूं तो BeCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा BCl3, और सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा, CH4 का। बोलोगे आप तो ये एग्री कर रहे हो। तो मतलब क्या है, मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना। तो मतलब यहाँ पे एक चीज देखना कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे ये आपको समझ में आता है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्या कोई बता सकता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नोट समझना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आप आगे के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत तैयार रहोगे। अगर मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन अगर रहता है, क्या बता सकते हो उसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना होता है, परसेंटेज s करेक्टर होता है 50%। अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या बोल सकते हो उस केस में परसेंटेज s करेक्टर कितना होता है, तो ये होता है 33.33%। होपफुली ये सब सारे हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उस केस में परसेंटेज s करेक्टर कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर इसका परसेंटेज s करेक्टर कितना होता है 25% बोल सकते हैं। तो मैं अगर ऑब्जर्वेशन तुम थोड़ा सा आगे की एग्जांपल्स पे दो, पीछे मतलब जो हमने करवाया एग्जांपल, तो आपको क्या यहां से इस क्वेश्चन से, ये जो आपने किया क्वेश्चन, इससे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार जैसे जैसे मेरा परसेंटेज s करेक्टर घट रहा है मेरा बॉन्ड एंगल भी घट रहा है, क्योंकि sp में परसेंटेज s करेक्टर सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल देखो सबसे ज्यादा है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये काम का चीज अगेन आपको थ्रू आउट चैप्टर काम आने वाला है। यहां से आप एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख सकते हो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जिस मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा उस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल भी क्या होगा कम होगा। ये दो एग्जांपल आपके बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, तो ध्यान रखना। तो आप शायद समझ पा रहे होगे कि सर आप अगर C2H2 देखोगे तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर तो 50% है, ठीक है। अगर आप C2H4 देखोगे तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको कितना मिल गया, तो मिल गया 33.33%। अगर मैं बोलूं कि C2H6 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है तो आप बोलोगे सर इसका है 25%। तो जिसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा, तो आप बॉन्ड एंगल यहां से क्या बोलोगे C2H2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा एज कंपेयर टू C2H4, और सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा, C2H6 का होगा। क्या यहां तक क्लियर है, ऑब्वियसली क्लियर होगा ही होगा। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं अभी तक आपको क्या बताया कि सबसे पहला बॉन्ड एंगल को डिसाइड करने वाला फैक्टर हमारा कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफर कर रहा है, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आप असाइन करो, ठीक है। केस सेकंड, ये अब आपको इसमें थोड़ा सा टिपिकल केस आना शुरू होता है, ठीक है। अब हम लोग केस 2 देखना शुरू करते हैं। when hybridization is same, when hybridization of the molecule is same, अगर आपको कभी किसी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम दिख गया भाई तब क्या करेंगे, ठीक है। उस समय क्या करेंगे तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखेंगे ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं, जैसे आपको दिया जाए मान के चलो CH4, एक एग्जांपल दिया जाए NH3, एक एग्जांपल दिया जाए H2O।
क्या बोल सकते हो कि इस केस में CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। NH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपको, sp3 होता है। H2 का हाइब्रिडाइजेशन अगेन आपको क्या होता है, sp3। बोलोगे बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तब हम लोग किस पे चलेंगे, ध्यान से देखो। अब अगर इसको पढ़ना है तो आप लोग VSEPR पढ़ चुके हो, तो इसको आप लोग इजीली समझ सकते हो। अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH H H और ये H, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर NH3 का बनाया तो कैसा होगा, ये NH3 के ऊपर लोन पेयर, ये H, ये H और ये H। और H2 का कैसा होगा, ये O H H, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो सही है। तो ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो उस केस में हम लोग परसेंट आप लोग कैसे निकालते हो बॉन्ड एंगल, तो पहले एक्सप्लेनेशन सुनो फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा। देखो, अगर यहाँ पे NH3 में अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन। और अगर रिपल्सन देखने को मिलेगा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो इसका बॉन्ड एंगल बताते थे, उससे इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। और इसका बॉन्ड एंगल कहां पे पहुंच जाएगा, 107 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ये आप VSEPR में पढ़ चुके हो। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, ये क्या होता है, बहुत ही हाईएस्ट रेंज का होता है। मतलब ये सबसे ज्यादा रिपल्सन एक दूसरे पे एक्ट करता है। तो उस केस में जब देखोगे तो ये बॉन्ड एंगल और भी क्या होगा, रिपल्सन होने के कारण अगर इधर से रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड एंगल और भी छोटा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा, यहाँ पे घट के कहां पे पहुंच जाता है, 104 डिग्री पे पहुंच जाता है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, आपको बॉन्ड एंगल घटते जा रहा है। देख सकते हो CH4 में कोई आपको लोन पेयर नहीं था, तो इसका मतलब इस केस में ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है, 109। अगर लोन पेयर बढ़ा तो देखो इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हुआ। लोन पेयर अगर वाटर में और एक बढ़ गए तो देखो बॉन्ड एंगल और कम हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका मतलब आप कंक्लूड कर सकते हो कि बॉन्ड एंगल इज inversely proportional to number of lone pair on the molecules। क्या आप ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ड्यू टू रिपल्सन उसका बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये कब हम लोग देख रहे हैं, जबकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन सेम रहने पे जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, आपको बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो ये आपको सेकंड केस है, कब, जबकि हाइब्रिडाइजेशन सेम था लेकिन सब एलिमेंट के ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर आपके अलग अलग है। तो मैं इसको एक बार कंक्लूड करके एक बार लिख देता हूं, इसका मैं कंक्लूड करके, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन increases, bond angle decreases। जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। शायद आप एक्सप्लेनेशन VSEPR से पढ़ चुके हो। अब तीसरा केस आता है, और तीसरा केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। क्या तीसरा केस इंटरेस्टिंग होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तीसरा केस मान के चलो कि आपको एक इंटरेस्टिंग हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जबकि आपका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहे और मॉलिक्यूल्स के ऊपर लोन पेयर का नंबर भी सेम रहे। तो यही हमारा थर्ड केस है कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on the central atom is same। ये केस बहुत ही काम है, क्योंकि इस केस में आपके दोनों जो पहले वाला केस पढ़े हैं कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके सेम है, तब हम लोग कैसे पढ़ेंगे। एक एग्जांपल पहले आपको बता दिया जाए
एक एग्जांपल बता दिया जाए, जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल जैसे मान के चलो NH3 है, मान के चलो NH3 है, ठीक है। तो NH3 अगर मैं इसका एग्जांपल, मैं एक प्रॉपर एग्जांपल भी आपको करवा दूं, NH3 का एग्जांपल भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका आपको एक एग्जांपल करवा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो, हाँ, NH3 का रहने देते हैं एग्जांपल, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान के चलो एक लेते हैं हम लोग एग्जांपल H2O, और एक हम लोग नाम लेते हैं H2S, ठीक है। तो इस केस में दोनों सेंट्रल एटम के ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सल्फर पे भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा और इस सल्फर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। समझ रहे हो केस? देखो इस केस में दोनों पीछे वाले केस कोलाइड कर रहे हैं, तो मतलब याद रखना कि अगर आपको ऐसा केस आए जबकि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहे और सेंट्रल एटम के ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम रहे, तो उस केस में हम लोग जो डिसाइड करना शुरू करते हैं किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, तो पहला डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करेगा अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कैसे इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, देखो मैं यही एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये आपका H2 है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये आपका H2S है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक और ये दूसरा है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या बता सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो ऑक्सीजन की है। तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा कि आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन अपने तरफ पुल करके रखेगा। अगेन इस OH बॉन्ड से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करके रखेगा। शायद ये रेड कलर से दिख रहा होगा। वहीं पे हाइड्रोजन और सल्फर में, चूंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होता है, तो इस केस में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहीं पे यहां पे शेयर्ड होगा, कहीं ना कहीं यहां पे शेयर्ड होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये समझने की कोशिश करना, इससे क्या चेंजिंग आएगा ना, कि अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ पुल्ड रहेंगे ना, तो इस चूंकि ये दोनों लोन पेयर्स के बीच में सेपरेशन कम दिख रहा है, यानी यहाँ पे यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे चूंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपको अवे लाई कर रहे हैं, तो आपको शायद दिख रहा होगा कि इस दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में सेपरेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको रिपल्सन कैसा होगा, यहाँ पे आपको रिपल्सन क्या होगा, आपको स्मॉल होगा। यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, स्मॉल होगा। अब तुम ही सोचो यार कि अगर मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर मेरे पास मान के चलो ये 2 बॉन्ड हैं, एक केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, और एक केस में इलेक्ट्रॉन एकदम टिप पे लाई कर रहा है, इस दोनों टिप पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, आपका कम होगा। तो चूंकि आपको H2O में ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हो कि H2O और H2S में H2O का बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू H2S। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। H2O है, H2O में O और H में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इसको खींच के रखेगा, तो आपको साफ यहां पे दिख रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से अवे जाना चाहेंगे, और अगर अवे जाना चाहेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन एक और एग्जांपल आपको करवा रहा हूं। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए कि NH3 है, NH3 है,
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये PH3 है, ये PH3 है। अगेन यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शायद आप देखोगे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अगेन अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने पास रखेगा। तो इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन क्या होगा, हाई होगा। और अगर रिपल्सन हाई होगा तो रिपल्सन हाई होने से वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बता सकते हो कि NH3 और PH3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलो बात सही है। तो अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में, अमोनिया में नाइट्रोजन है, फॉस्फीन में फास्फोरस है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आप यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड कर सकते हो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको कि मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बता दिया। बोलो बात सही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ऑब्वियस आप वीडियो की रिकॉर्डिंग रिव्यू करके भी देख सकते हो मैंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, इसको देखना। अब ये तो तीसरा केस था। अब बात आती है कि सर कि क्या ऐसा केस भी हो सकता है जबकि आपको हाइब्रिडाइजेशन आपको किसी मॉलिक्यूल्स का सेम रहे, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हर केस में क्या रहे, सेम रहे, और आपका सेंट्रल एटम भी, आपको सेंट्रल एटम भी क्या रहे, आपका सेम रहे। भाई तब हम लोग बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेम होगा तो आपका बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत केस ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे केस आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मान के चलो इस केस के अंदर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, और मैं बड़ी छोटे एग्जांपल में लेके इसको कंक्लूड करूंगा, बाकी हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। OF2 है, यहां तक सही। और मान के चलो एक आपको एग्जांपल ले लिया जाए, OCl2 है, OCl2, ये भी सही है। तो आप अगर निकालोगे, देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम भी सेम है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दोनों केस में सेम है, और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों केस में सेम है। इसका मतलब आपको इस केस में बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम पे। कैसे, देखो आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा, या पीरियोडिक टेबल पढ़े हो। और फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका होगा, आपका क्लोरीन का। बोलो सही है सर, ये तो सही है। और अगर फ्लोरीन का साइज है तो इसके साइज छोटा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड में रिपल्सन आपको क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन आपको क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर इसका दोनों का साइज बड़ा है तो इन दोनों क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अगर आप देखोगे तो रिपल्सन कैसा होगा, आपको हाई होगा। तो अब अगर आपको Cl के केस में रिपल्सन अगर इसके सराउंडिंग एटम के बीच में ज्यादा होगा तो ये क्या करें, रिपल्सन कम करने के लिए एक दूसरे से अवे जाएगा, और अगर ये अवे गया तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर मान के चलो मैं बोलूं कि इसका बॉन्ड एंगल ये θ2 है और इसका बॉन्ड एंगल अगर θ1 है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ये चीज आप इजीली बता सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि OCl2 का बॉन्ड एंगल OF2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत ही छोटे लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलो आपको पूछा जाए कि PF3 और आपको PCl3 बोला जाए, PCl3 अगर आपको पूछा जाए इसमें बॉन्ड एंगल को आपको कंपेयर करना है, तो अगेन देखो फास्फोरस सेंट्रल एटम सेम, उसके ऊपर लोन पेयर भी सेम, दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। तो अगर ये सारी चीज मैच कर रहे हैं तो आपको बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा,
साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, और आपने अभी पढ़ लिया है कि चूंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसके बीच में यहाँ पे रिपल्सन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, और रिपल्सन स्मॉल होगा तो ये बॉन्ड एंगल θ1 भी क्या होगा, छोटा। अगर यहाँ पे क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज अगर बड़ा है, तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन क्या होगा, हाई होगा। रिपल्सन अगर हाई होगा तो यहाँ से जो आपको बॉन्ड एंगल θ2 देखने को मिलेगा, वो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा है। तो बोल सकते हो कि PCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है PF3 से। तो ये ऑल अबाउट आपको बॉन्ड एंगल के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा केस नहीं बनता है। रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार और रिपीट करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, इसके अलावा आपको पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके मेरे तरफ से ये टॉपिक का एंड हुआ। थैंक यू।